गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे अपना जो 2023 का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है क्लास 12th का केमिस्ट्री, उसका हम लोग 100% यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन कराने का तरीका यहाँ पे जो हम बताए थे तुम लोग को, यहाँ पे 3 तरीका से अगर तुम लोग एग्ज़ाम का तैयारी करोगे तो तुम्हारा 100% मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। और वो आखिर 3 मेथड्स क्या क्या होता है, तो तुम लोगों को बताए थे कि सबसे पहला जो मेथड है वो तुमको क्या करना है, कंसेप्ट को रिवीजन। क्या करना है? कंसेप्ट को रिवीजन, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या चलाए हैं, क्रैश कोर्स। क्या चलाए हुए हैं? क्रैश कोर्स, जिसमें क्या है कि 1 शॉट वीडियोस में तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉल करके सारे कंसेप्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है, सारे कंसेप्ट को समझाया जा रहा है, जिससे तुम लोग जो खुद से चैप्टर्स को रिवीजन करोगे, अगर हमारा वीडियो यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो तुम्हें क्या होगा, बहुत सारा चीज़ नया नया तरीका से यहाँ पे सीखोगे। प्लस में जो तुम कॉलेज या फिर अपने इंस्टीट्यूट में तुम अच्छा तरीका से समझ नहीं पाया होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल का हो, चाहे वो रिएक्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी चीज़ का डेफिनेशन हो, ठीक है। तो अगर हमारा लेक्चर्स तुम लोग देखोगे तो तुम्हें बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा रहता है, किताबी यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखा रहता है, जिससे तुम लोग खुद ब खुद एक बार पढ़ोगे तो खुद ब खुद वैसे लैंग्वेज में लिख पाओगे। दूसरी जगह वाला अगर वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे सारा का सारा तुम्हारा किताब वाला लैंग्वेज रहेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। तो इस भांति से, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बहुत सारे कंसेप्ट को नहीं सीखे हुए रहते हैं या फिर उसको अप्लाई करना नहीं जानते, तो अगर वो भी यहाँ पे देखेंगे, एक बार भी अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है फिर भी मेरा कंसेप्ट को देखोगे तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे एक हम लोग चलाए थे क्रैश कोर्स। उसके बाद जैसे ही हम लोग चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर्स को यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं PYQs। क्या कर रहे हैं? PYQs, जिसमें से हम तुम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे 2022 से लेकर के 2013 तक, कहाँ तक चलेंगे हम लोग? 2013 तक। तो 2022 से लेकर के 2013 तक में जितने भी तुम्हारा क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे रिवीजन कराया जा रहा है, जिससे तुम अपने आप को एनालाइज कर सको कि किस तरह का क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और क्या हम लोग उस अनुसार से अपना तैयारी पूरा बिल्डअप किए हैं या नहीं किए हैं। उससे तुम्हें आइडिया होगा कि अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, और मे भी अगर वही क्वेश्चन उसी टाइप का फिर से पूछ दे तो अब तुम क्या करोगे। इसी वजह से हम लोग को पीछे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं उससे हम लोग को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ पे PYQs का यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जा रहा है, हर एक चैप्टर वाइज कराया जाएगा, पूरा ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, सारा कुछ का, ताकि तुम खुद से आंसर लिखने के लिए वहाँ पे एबल हो सको। होता क्या है, जनरली तुम क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो तुम खुद से वहाँ पे आंसर नहीं लिख पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन होगा और इधर उधर तुम भटकते रह जाओगे, लेकिन सटीक आंसर तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए लेकर आए हैं, ताकि तुम इधर उधर ना भटक करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें सारा चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद रहेगा और तुम्हें समझाया भी जाएगा कि आखिर ये चीज़ होता कैसे है और इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे। तो उस तरह से तुम अपना जो प्रिपरेशन है उसे 100% और अच्छा तरीके से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे जो लास्ट है वो तुम्हारा क्या है, मॉडल पेपर। क्या चाहिए तुम्हारा? मॉडल पेपर जो आता है इसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, क्योंकि देखा गया था पिछले वर्ष मतलब 2022 में, उसमें कोविड की वजह से क्या हुआ था, सिलेबस भी रिड्यूस किया गया था। प्लस पॉइंट ये था कि जितने भी 5 सेट तुम्हारा मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब कि जो निकाला गया था जैक बोर्ड के द्वारा, वही 5 मॉडल सेट से तुम्हारा क्वेश्चन पूरा डिट्टो एक हो गया था, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। हाँ, मानते हैं कि तुम्हारा मॉडल पेपर से 80% 70% तक क्वेश्चंस भीड़ जाएगा पूरा पूरी, मे बी 100% भी आ सके, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तुम्हारा 100% क्वेश्चंस आ जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसा था कि कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। इसी वजह से जैक बोर्ड भी सोचा था और सरकार भी सोचे थे कि हम लोग एक सेट तैयार कर देते हैं, उसी के अनुसार बच्चा अगर यहाँ पे तैयारी करेगा, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने के लिए, तो उन लोग वहाँ से भी पढ़ करके अपना एग्जाम को देकर अच्छा तरीका से मार्क्स ला सके। इसी वजह से पूरा क्वेश्चंस जो था 5 का 5 सेट से ही तुम्हारा पूरा क्वेश्चंस दिया गया था 2022 में। लेकिन इस बार भी 5 सेट निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि तुम्हारा 5 सेट से ही क्वेश्चंस आएगा। इसी वजह से आपको PYQs पे भी फोकस करना होगा, ठीक है। वो कोरोना था इसी वजह से वैसा हुआ, अब तो तुम्हारे पास कोरोना है नहीं, तुम्हारे पास पूरा 1 साल का समय दिया गया था 12th पढ़ने के लिए, और किसी तरह का कोई छुट्टी वगैरह कुछ वैसा मतलब नहीं था यहाँ पे, तो तुम्हें फुल सिलेबस भी पढ़ना था। तो इसी वजह से ध्यान रखना, बहुत कोई है सिर्फ मॉडल पेपर को देख के जाएगा। तो अगर मॉडल पेपर, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं
कि उसको नहीं पढ़ो पूरा 100%, इसको तैयारी तो करना ही है, लेकिन इतना ही में से तुम्हें 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो उसके लिए तुम्हें PYQs को भी यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा, उसका भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सारा दोनों का दोनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो, चाहे तुम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो या फिर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, लेकिन उससे पहले तुमको कंसेप्ट बिल्डअप करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट बिल्डअप करने का मतलब हर एक चैप्टर्स का तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट को तुम्हें आना होगा, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारे कंसेप्ट, देखो मुझे पता है कि स्टूडेंट को किस तरह से यहाँ पे मॉडिफाइड करके यहाँ पे सिलेबस को बताया जाए, या फिर किस तरह से उन लोग को कंसेप्ट यहाँ पे दिया जाए, ताकि उन लोग को 100% यहाँ पे आंसर मिल जाए और 100% मार्क्स भी आ सके, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे 4 पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट और यहाँ पे इंक्लूड कर लो। इतना करने के बाद और हम अपने तरफ से तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे कि अगर इन लोग का, जैसे होता क्या है, तुम PYQs करोगे मॉडल पेपर, अगर मान कर चलो जैक बोर्ड का दिमाग अगर घूमा थोड़ा सा और चाहेगा कि कुछ हट के क्वेश्चंस दे, तो वो आखिर किस तरह का क्वेश्चंस दे सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम लोग को देंगे, ताकि तुम लोग कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में फंसो ना और तुम लोग 100% यहाँ पे प्रिपरेशन हो सके। तो हम मेनली यहाँ पे 4 तरीका से यहाँ पे प्रिपरेशन को तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को बिल्डअप करने में लगाओ, क्योंकि अगर जब तक कंसेप्ट तुम्हें बिल्डअप नहीं रहेगा, तुम्हें नॉलेज नहीं रहेगा चैप्टर्स का, तब तक तुम इधर चाहे PYQs हो चाहे मॉडल पेपर हो, अगर यहाँ पर भी तो तुम्हें क्वेश्चंस रहेंगे, तुम आंसर देखोगे तो रट लोगे, लेकिन तुम वही चीज़ अगर चैप्टर्स को समझ जाओगे तो उसको खुद ब खुद लिख लोगे। अगर मान के चलो जो तुम्हारे मॉडल पेपर में क्वेश्चंस है उसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं कि चेंज रहेगा उसी टाइप का, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट ये सब अगर चेंज कर दिया, तब तुम क्या करोगे। इसी वजह से तुम अगर कंसेप्ट को सीखे हुए रहोगे, तो वहाँ पे अगर कोई मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी आ गया तो उसको भी खुद से क्या कर सकोगे, वहाँ पे सॉल्यूशन कर पाओगे। इसी वजह से तुम्हें चैप्टर्स को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो मेनली बस 4 ही जो है। अब यहाँ पे देखो क्रैश कोर्स वाला 1 शॉट वीडियोस देख लो, मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ गया। उसका भी PYQs हर एक चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं यहाँ पे, उसको भी फॉलो करो, 100% हो जाएगा। मॉडल पेपर तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, इसको पूरा कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर तुम्हें पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर कर लेगा, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास हो गया तुम्हारा, 100% तुम्हारा तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है तुम समझ पाए होगे कि आखिर हम यहाँ पे इस चैनल में किस तरह से तुम लोगों का प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। देखो भैया, तुम लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम लोग पैसा देख करके कहीं जाते हो और फिर भी तुम अच्छा तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हो। मैं यहाँ पे ऐसा यहाँ पे करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास वो इतना पैसे भी नहीं रहते जो उन लोग अच्छा से अच्छा कोचिंग, क्योंकि जैसे तैसे कोचिंग में जाएगा तो उन्हें फिर उसी तरह से सिर्फ पैसा लिया जाता है, उन लोग को प्रिपरेशन उतना अच्छा तरीके से कराया नहीं जाता है। उन लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट का पूरा काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा मतलब कि थोड़ा कॉस्टली वाला जाना पड़ेगा तुम्हें इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे पैसा लगता है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है कि नहीं। और उतना पैसा देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते हैं। इसी वजह से मैं अपनी तरफ से यहाँ पे यूट्यूब में पूरा फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे चलाया गया है, जिससे अगर कोई भी बच्चे कहीं से भी हो झारखंड के, वो भी यहाँ हमारे वीडियोस को देख करके अच्छा रिजल्ट कर सके, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ उसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद है आप सभी हमें बहुत सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं इसी तरह का और भी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे भलाई कर सकूँ और उन लोगों के लिए वर्क कर सकूँ, ठीक है। तो यही सब बातों से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं उस पर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। देखो तुम लोग को मॉडल पेपर है से तुम लोग को यहाँ पे निकल चुका है, और मॉडल पेपर 1 सेट 1 का सॉल्यूशन भी यूट्यूब में डाला गया है। तो तुम जाओ पहले वहाँ पे सॉल्यूशन करो और सारा कुछ तुम प्रिपरेशन कर लो। तुम्हारे पास मात्र अभी 1.5 महीना से 2 महीना का समय है, उसी में तुम लोग को क्या करना है, अपना रिजल्ट को बिल्डअप करना है बहुत ही स्ट्रांगली तरीका से, ठीक है। तो अभी से तुम लोग लग जाओ, सारा कुछ हो जाएगा। केमिस्ट्री में टेंशन मत लो, केमिस्ट्री मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग का 100% यहाँ पे तैयारी करवाएंगे और 100% रिजल्ट तुम लोग लेकर के आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल जो हम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है 2017 का, हम लोग इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। जैसे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तुम लोग देख ही लिया होगा, प्लस में क्या है हम लोग को 2018, 2019, 2020 ये तीनों और 2022 का पहले से ही डाला गया था। तो वो 4 गो अभी तक ईयर्स का हम लोग क्या किए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाए हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो क्या कर रहे हैं, 2017 का। तो 2017 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका हम लोग यहाँ पे आंसर देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, एमंगस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। यहाँ पे देख रहा है बेंजाइल अमीन है, एनिलीन है,
एसिटेनिलिड है, फिर क्या है तुम्हारा पारा नाइट्रो एनिलीन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे का सारा तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, ये सारा देखेगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहने का मतलब कौन लोन पेयर को ज़्यादा दे पाएगा नाइट्रोजन, तो उनमें से जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बेंजाइल अमीन होता है। क्या होता है हम लोग को, बेंजाइल अमीन। ये होता है तुम्हारा आंसर। क्यों? क्योंकि बेंजाइल अमीन जो स्ट्रक्चर्स होता है वो इस तरह से होता है, तुम लोग को बता देते हैं। ये है तुम्हारा बेंजीन, यहाँ पे रहता है कार्बन, ठीक है, और इधर तुम्हारा क्या रहता है, NH2, तो यहाँ से लोन पेयर रहता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे एनिलीन रहता है, क्या रहता है तुम्हारा, एनिलीन मान के चलो, ठीक है। तो एनिलीन में यहीं पे NH2 रहता है, इसके पास जो लोन पेयर रहता है ये क्या करता है, यहाँ पे रेजोनेंस आ जाता है, तो रेजोनेंस होने की वजह से इसके पास ज़्यादा लोन पेयर का उतना रहता नहीं है, इसी चलते ये इधर डोनेट नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे क्या है, इधर रेजोनेंस पे जाता नहीं, तो इसका लोन पेयर इसी के पास अभी रह जाता है, तो ये क्या करता है, आसानी तरीका से किसी एटम पे क्या करता है, डोनेट कर पाता है, इसी चलते ये क्या रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाता है, ठीक है। चलो आगे बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा नंबर में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, तो किस बार यहाँ पे देख रहा है 4 रिएक्शंस लिखे गए हैं, चारों रिएक्शंस में तुम्हें बताना है कि किसमें तुम्हारा कार्बन कार्बन का बॉन्ड नया से फॉर्मेशन होता है। तो तुम जान रहे हैं यहाँ पे देखो, कैनिजारो रिएक्शंस क्या होता है तुम्हें पता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होता है तुम्हें पता है, फिर तुम्हें क्लेमेंसन रिडक्शन भी पता है, फिर यहाँ पे रायमन टायमन रिएक्शंस भी तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि जो तुम्हारा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस होता है इसमें क्या करता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस में तो तुम क्या करता था, यहाँ पे कोई भी हम लोग यहाँ पे ले लेता था बेंजीन, क्या करता था यहाँ पे बेंजीन वगैरह ले लेता था, या तो फिर तुम अल्केन का चयन में भी देख सकता था। चलो अभी बेंजीन वाले लेके चलते हैं, ठीक है, मान के चलो। तो अभी देखो यहाँ पे बेंजीन वाले लेके चलता था, तो यहाँ पे जैसे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस करता था, तो यहाँ पे क्या करता था, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे रहता था तुम्हारा Cl, तो यहाँ पे इसी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन रहता था, और यहाँ से क्या करता था, ये वाला कार्बन ये बेंजीन में जाकर के जुड़ जाता था। तो देखो इसमें क्या है, पहले से कार्बन था और क्या कर रहा है, फिर से कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हम लोग को क्या रहता है, कार्बन कार्बन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देख रहा असालेशन किया, अगर इसको अल्कालेशन करोगे तब भी उसी तरह से उसमें भी क्या होता था, कार्बन का यहाँ पे नया से फॉर्मेशन होता है। क्या होता था, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग R और यहाँ से Cl, और यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करता था, तो यहाँ से क्या होता था, R या जाके वहाँ पे क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। तो ये सारा चीज तुम्हें क्या है, पता है पहले से ही, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नया बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो द कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स विथ HBr, किसके साथ करना है, HBr के साथ, इन अकॉर्डेंस विथ द मार्कोवनिक रूल, किसके अनुसार से करना है, मार्कोवनिक रूल के। तो मार्कोवनिक रूल क्या कहा था, तुम लोग को ये भी पता है, तो क्या बोला था मार्कोवनिक रूल, तो मार्कोवनिक रूल ये बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन ग्रुप को उस कार्बन एटम पे अटैक कराते हैं जहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्या करता था, वो बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड रहता था, अब वहां पे क्या करता था, H भी जाके जुड़ता था और तुम्हारा हैलोजन ग्रुप भी जुड़ता था। तो मार्कोवनिक ने बोला था कि जिस कार्बन पे तुम्हारा, अब ऐसा नहीं कि किसी के पास, जैसे मान के चलो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों का सिर्फ बात करेगा, डबल बॉन्ड जिसके जिसके बीच में उस कार्बन की बात करा। अब वो बताया था, अब ये दोनों कार्बन में हम लोग देखेंगे कि किस कार्बन एटम में कितना हाइड्रोजन कम है। अगर जिसके पास कम, मान के चलो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 ही हाइड्रोजन है, तो तुम किस पे जाकर अटैक करोगे, इसके ऊपर जाकर के क्या करना है, तो हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ना है, और जिधर हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उधर हाइड्रोजन को ही जोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज तुम्हें पता है। अब बताना है कि यहाँ पे जो जितने भी कंपाउंड लिखा गया है, जैसे यहाँ पे सीस है, ट्रांस है, फिर वो कंपाउंड है, फिर यहाँ पे देख रहा है इथिन है, तो ये चारों के चारों में देखना है कि कहाँ मार्कोवनिक रूल अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या, CH2, अरे इधर भी हाइड्रोजन जितना है उतना इधर भी, तो यहाँ पे डिसाइड कर पाएगा मार्कोवनिक का, नहीं, क्योंकि वो बोला था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो वहां पे हम लोग को हाइड्रोजन जोड़ना है। तो तुम इधर भी जोड़ सकता है, इधर भी जोड़ सकता है, क्योंकि दोनों जगह तो सेम ही है, तो यहाँ पे डिसाइड कर पा रहा है क्या, नहीं। चलो यहाँ पे क्या है, सिस ब्यूट 2 इन। अब ब्यूट 2 इन का मतलब है यहाँ पे 4 कार्बन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 2,
3 और 4। तो यहाँ पे सी सब का बात कर रहा है, इसी चलते हम लोग जानते हैं कि ये सब जब बात करता है तो उसके लिए हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। सिस का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन क्या होगा एक तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, और इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और इधर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो अभी भी देखोगे इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, तो फिर तो डिसाइड कर नहीं पाया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस। तो हम लोग यहाँ पर भी डिसाइड कर पाया क्या, नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बीच में देख रहे थे, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन एक ही है। अरे भैया था कम बेसी रहेगा तभी तो हम लोग डिसाइड कर पाएगा कि कहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैक करेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। चलो ट्रांस वाला देखो, ब्यूट 2 इन, अब इसमें भी देखो ट्रांस वाला, तो ट्रांस वाला में जस्ट सिर्फ उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, सो देखो जो यहाँ पे तुम्हारा ट्रांस देख रहा है, ट्रांस में क्या होता है, तो इधर तुम्हारा H हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट साइड तुम्हारा H रहेगा, इसका ऑपोजिट साइड कार्बन रहेगा। अभी भी देखो इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन, फिर तो वही केस हो गया है कि नहीं। तो इस पे भी तुम्हारा मार्कोवनिक रूल डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इस पे अटैक करे कि इस पे अटैक करे, क्योंकि सेम हाइड्रोजन की संख्या है। तो ई वाला भी हम लोग को काम नहीं किया। अब देखते हैं फोर्थ वाला में। फोर्थ वाला इसका स्ट्रक्चर से अगर तुम बनाओगे तो कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 दो बार है, तो मतलब इधर हो जाएगा तुम्हारा CH3 और इधर हो जाएगा तुम्हारा CH3। अब देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन के पास कितना है, 2 हाइड्रोजन। तब यहाँ पे मार्कोवनिक रूल लग गया कि यहाँ पे देख रहे डबल डबल बॉन्ड जो तुम्हारा कार्बन है, यहाँ पे देख रहे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे 2, मतलब लेस हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो कम है तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। मतलब कि अगर ये डबल बॉन्ड को उसके साथ HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा Br लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड, तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारा मार्कोवनिक रूल अप्लाई हो पाया। ठीक है, तो तुम्हारा जो इसका ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में पूछा गया था वो क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो IUPAC नेम लिखना है। अब कैसे लिखोगे, यहाँ पे देख रहा है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 3 को देख रहा है, एक तुम Cl देख रहा है, एक यहाँ पे कीटोन देख रहा है और एक यहाँ पे ईथर देख रहा है। ठीक है, अब डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि जब हम लोग 2 से या 3 हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये तीनों में से प्रायोरिटी किसका है, कीटोन का। क्या होता है, कीटोन का प्रायोरिटी सबसे ऊंचा होता है। तो इसी के अनुसार हम लोग काउंटिंग करेंगे। अब देखो कीटोन का कहाँ से काउंटिंग करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा और इधर से करेगा 1 2 3, तब भी आ रहा है। लेकिन वही हो रहा है कि इधर से भी गिनोगे तो 1 2 पे तुम्हारा ब्रांच आ रहा है और इधर से करोगे तो 1 2 2 पे तुम्हारा फिर ब्रांच आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से उसी तरह से। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, इधर से मिथॉक्सी हो जाएगा और इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो इधर से क्या है, C, इसका नाम क्या हो जाएगा, C, और इसका मिथॉक्सी में M। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है तुम्हारा, C से। तो इसी चलते इधर से हम लोग काउंटिंग जल्दी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। क्या करना है, यहाँ पे नोमेनक्लेचर लिखना है। तो चलो इसका कैसे लिखेंगे हम लोग, तो तुम तो सब कुछ जानता है यहाँ पे, है कि नहीं। तो अभी देखो काउंटिंग कर लिया था, अब नाम लिखो। सबसे पहले कौन आएगा, क्लोरो। क्लोरो कितना पोजीशन में, 2 पोजीशन में। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 पे क्या है तुम्हारा, क्लोरो है। अब देखो इसका नाम लिखोगे क्योंकि ये ब्रांच है, क्या है 4 पे, क्या चिप लिख रहा है यहाँ पे 4 पोजीशन में, क्या है तुम्हारा मिथॉक्सी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, मिथऑक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना नंबर का कार्बन है तुम्हारा, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन के लिए जानता है यहाँ पे पेंटेन होता है। क्या हो जाता है, पेंटेन। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, सो पेंटेन तुम लिखोगे। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या है तुम्हारा, कीटोन। और कीटोन कितना पोजीशन में, 3 पोजीशन में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 पोजीशन में। और कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ONE लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ONE। अब होता क्या है कि पेंटेन वाला में E और यहाँ पे O, तो 2 को वॉइल नहीं हो पाता, तो यहाँ से E हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी पेंटेन 3ONE हो जाएगा। ठीक है, तो ये रह गया इसका IUPAC नेम। उम्मीद है कि तुम्हें जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए थे वो सारे के सारे तुम्हें आते होंगे पहले से ही। अगर अभी भी तुम्हें डाउट है ये सारे चीज़ में, अगर कोई कंसेप्ट को तुम्हें समझने में दिक्कत होता है, जैसे ये रायमर-टैमन रिएक्शंस क्या बोलता था या फिर तुम्हारा क्लेमेंसन रिएक्शंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ अगर तुम पूरा डीपली जानना चाहोगे तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो अभी 4 तरीके से तैयारी बताएं, तो उसमें जो फर्स्ट तरीका था कि तुम्हें क्रैश कोर्स यहाँ पे कराया गया है, जिसमें तुम चैप्टर वाइज सारे कंसेप्ट को सीख पाओगे। तो अगर जो बच्चा वो सारे लेक्चर्स को नहीं देखे तो जाओ
ज़्यादा वीडियोस है ही नहीं यार, एक एक वीडियो तो है ही, तो वहाँ पे जाओ सारे कंसेप्ट को देखो। एक एक ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 1 से 1.5 घंटा का वीडियोस है, वहाँ पे देखोगे तुम्हारे सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसी चलते अब यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियोस तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जो बच्चे वहाँ पे सीख चुके हैं वो वीडियोस को देख करके अगर दोबारा यहाँ पे बताते रहेंगे तो उन लोग बोलेगा सर हमारे पास तो समय ऐसे भी नहीं है, अब फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम वहाँ पे भी सीख चुके हैं फिर से यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो उतना अच्छा नहीं होता है। इसी चलते यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर चल रहा है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, उतना डीपली यहाँ पे समझा नहीं पाएंगे क्योंकि वो सारा चीज़ तुम्हें कहाँ गया, क्वेश्चंस में समझाया गया। फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाया जा सके, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा डीपली तो समझाया नहीं जा सकता क्योंकि सारा कुछ तुम्हें कंसेप्ट दिया जा चुका है पहले से ही। तो वो वीडियो को देखोगे तो तुम्हें सारा कुछ कंप्लीट रहेगा, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। चलो तो अब ये रहा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया था वो सारा का सारा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था पहले 2017 में। अब चलते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ एन एग्जांपल इन ईच केस। अब यहाँ पे हम लोग 2 रिएक्शंस लिखा गया है, दोनों रिएक्शंस को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उन लोग को एग्जाम्पल के सहित हम लोग को वर्णन करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में देख रहा है तुम्हारा लिखा हुआ है सैंडमेयर रिएक्शंस, तो सैंडमेयर रिएक्शंस को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं 2019 में। 2019 में भी ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था नेमिंग रिएक्शंस में, ठीक है, तो तुम वहाँ से आंसर इसका लिख लेना, तुम्हें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो सेकेंड में जो पूछा था वो पूछा था डायजोटाइजेशन रिएक्शंस। अब ये जो डायजोटाइजेशन रिएक्शंस जो होता है ये हम लोग कहाँ से आया है, आखिर ये है क्या। तो ये जो डायजोटाइजेशन रिएक्शंस जो है ये हम लोग को कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो बनाते हैं वो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शंस। और आखिर हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आखिर बनाते कैसे हैं तो उसके बारे में नीचे एक्सप्लेन है, लेकिन यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमरी aromatic amino compound into a diazonium salt is known as डायजोटाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, तो ये प्रोसेस है क्या करने का, तो कन्वर्जन करने का, तो किसको, तो ऑफ अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड, किसको करते हैं हम लोग, तो प्राइमरी हम लोग एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं किसमें, तो डायजोनियम साल्ट में, तो इसी प्रोसेस को, इसी कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन। अभी आखिर बनता कैसे है, तो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइल to a solution of primary aromatic amine, example aniline, is in excess of HCl at a temperature below 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एडिंग करते हैं किसमें, तो सोडियम नाइट्राइल, किसको करते हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइल को, तो किसमें, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में, जैसे कि किसका ले लेते हैं हम लोग, एनिलीन में। तो एनिलीन में हम लोग क्या करते हैं, तो सोडियम नाइट्राइल को हम लोग एक्वस मीडियम में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं किसका, तो सोडियम नाइट्राइल का, और उसको हम लोग किसके साथ रिएक्शंस करा देते हैं, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ, और वो भी हम लोग एक्सेस लेते हैं कितना, तो किसको लेते हैं हम लोग, HCl को एक्सेस मात्रा में लेते हैं, और उसमें जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर हम लोग को कितना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से हम लोग को कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा है कि एनिलीन को जब रिएक्शंस कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, और टेम्परेचर रहता है 273 से लेकर के कितना, तो 278 केल्विन के पास बीच में, ठीक है। तो उस समय जो हम लोग को कंपाउंड बनता है वही हम लोग को कंपाउंड बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग डायजोनियम साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस होता है बेंजीन डायजोनियम साल्ट को बनाने का, वही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कहानी होता है। ये चीज़ नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखना कि ये जो हम लोग को प्रोसेस होता है क्या करने का, तो हम लोग डायजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उसी को हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन। इतना लिख लेना, उसके बाद रिएक्शंस को लिख देगा तो वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है रिएजेंट, तो उसी को सिर्फ यहाँ पे बता दिया कि वो कैसे आखिर आता है। तो उसको क्या करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग किसका, तो सोडियम नाइट्राइल को, और उसको हम लोग रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ, जैसे कि एनिलीन हो जाते हैं एग्जाम्पल, तो उसमें हम लोग कराते हैं, और उस समय हम लोग जो एक्सेस में लेते हैं क्या चीज, HCl को, और टेम्परेचर क्या लिया जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस से कम। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस को लिख देना, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।
देखो अब जो है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन लोग में क्या करना है, रीजन बताना है। जैसे कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन में था फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, कि जो फिनॉल होता है वो एसिडिक ज़्यादा होता है किसके तुलना में, तो इथेनॉल के। तो ऐसा आखिर रीज़न क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को रीज़न देना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग इन लोग जैसे ही H+ आयन मुक्त करता है तो इन लोग क्या करता है, तो हम लोग आयंस का यहाँ पे निर्माण करता है। ठीक है, अब जैसे कि ऑक्साइड यहाँ पे बनाता है तो यहाँ पे होता क्या है, सो सबसे पहले देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा इथेनॉल है, क्या चीज है, इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या बनाता है, इथोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, इथोक्साइड। अब इथोक्साइड में जो यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव जो देख रहा है, ये क्या करता है, हम लोग को स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल इसलिए नहीं क्योंकि इधर जो देख रहा है तुम्हारा क्या होता है, जो देखो इधर से जो देख रहा है कार्बन का चेंज, इधर से क्या होता है तुम्हारा +I शो करता है। क्या शो करता है, +I, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इधर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग को और डोनेट कर देता है। क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा डोनेट करता है। तो इसी वजह से क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले से ही ये क्या चीज था, नेगेटिव में। अब नेगेटिव है भैया, वो क्या चाहेगा कि हमसे चार्ज खत्म हो जाए। कोई भी आइटम क्या सोचेगा कि हमसे जितना चार्ज है वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा तो वो क्या होता है, खुद में अनस्टेबल फील करता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि पहले ही नेगेटिव चार्ज है और फिर इधर से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मिल रही थी, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से ये अपने आप में क्या कहेगा, हम अनस्टेबल फील कर रहे हैं। तो इसी चलते इसमें क्या होता है, ये कम एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारा जब फिनॉल आता है, तो फिनॉल जब हम लोग को यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनाता है जब H+ डोनेट करके। अब देखो इसके पास भी तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। लेकिन होता क्या है कि अभी इधर से क्या होता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है, ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, ये रेजोनेंस कर जाता है। क्या करता है, रेजोनेंस कर जाता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होने की वजह से इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा अस्टेबल फील करता है। इसी चलते स्टेबिलिटी के कारण, रेजोनेंस की वजह से जो फिनोक्साइड आयन होता है वो मोर अस्टेबल होता है। और मोर अस्टेबल होने की वजह से ही ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। किसके तुलना में, तो हम लोग इथेनॉल का या फिर बोल सकता है फिनोक्साइड से हम लोग को ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आ गया। जैसे ये क्या होगा, एक बार समझ रहा है कि ये यहां जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे तुम क्या करेगा, बेंजीन छापेगा। अभी देखो ये कहाँ चल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन के साथ। अब देखो यहाँ पे अगर वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या चल जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अभी फिर ये क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करेगा। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और फिर ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो तुम्हारा क्या बनेगा, तो इस तरह से। तो ये सारा चीज़ हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ वाला क्या चल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और अभी तुम्हारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। फिर इसको करेगा तो फिर अभी क्या हो जाएगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है फिर यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। तो इसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसको भी बना देना। सिर्फ हम लोग को रीजन्स लिखना था तो रीजन लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स बना देना। तुम्हारा मन है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ही देना, जैसे भी यहाँ पे है। फिर इसी तरह रेजोनेंस करके चल जाएगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन, चलो बना ही देते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम फिर बोलोगे कि नहीं बना दिए सर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, अभी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ऐसे करके। अभी क्या होगा, फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये कहाँ चल जाएगा, इसके पास। तो अभी फिर फाइनल क्या बन जाएगा, जो पहले जैसा था उसी तरह से अभी तुम्हारा फिनोक्साइड आयंस बन जाएगा। अभी डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे था, एक यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होता है कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये हम लोग को रेजोनेंस होने की वजह से हम लोग को ज्यादा स्टेबल फील करता है तुम्हारा यहाँ फिनोक्साइड आयंस। इसी वजह से इससे जो हम लोग को बनता है तुम्हारा फिनॉल, जो कि एसिडिक है। तो ये क्या होता है, ज्यादा हम लोग को एसिडिक होता है किसके तुलना में, इथेनॉल की तुलना में। इसमें किसी तरह का कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं होता, इसी चलते ये क्या होता है, हम लोग को लेस स्टेबल होता है। देख लें यहाँ पे, और इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें डेंसिटी बढ़ा दे रहा है, इसी चलते ये लेस स्टेबल हो जाता है। तो बस इसी चीज को इंग्लिश के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया। क्या लिखा गया, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन H+, फिनॉल फॉर्म्स फिनोक्साइड। देख रहा है फिनॉल क्या कर रहा है, हम लोग को फिनोक्साइड आयन कर रहा है, फिनोक्साइड आयन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब ये क्या होता है, जो फिनोक्साइड आयन बन रहा है ये क्या करता है, रेजोनेंस की वजह से वो क्या होता है, अस्टेबल होता है। क्या होता है, अस्टेबल होता है। किसके अनुसार, तो रेजोनेंस के द्वारा। वेयर एज
इथोक्साइड आयन इज नॉट, जहां की तुम्हारा क्या होता है, जो इथोक्साइड आयन बनाता है वो रेजोनेंस नहीं करता है, इसी वजह से वो क्या होता है हम लोग को स्टेबल नहीं होता है। बस यही हम लोग को रीजन था, रीजन को लिख देना है, एग्जाम्पल तुम दे करके इस तरह से बता देना, मास्टर खुश हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। चलो, तो ये था उसका रीजन, समझ में आ गया कि जो मतलब इथेनॉल होता है वो इथोक्साइड बनाता है, इथोक्साइड जो होता है वो किसी तरह का कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं करता है, इसी वजह से क्या होता है लेस स्टेबल होता है। जहां कि तुम्हारा जो फिनॉल होता है वो फिनोक्साइड आयन बनाता है, फिनोक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस होने की वजह से वहां पे क्या होता है स्टेबलाइज हो जाता है, और स्टेबलाइज हो जाता है तो इसी चलते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोर एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये था इसका रीजन। फिर चलते हम लोग बी पार्ट में एक क्वेश्चन था उसको भी हम लोग करते हैं। अब देखो जो उसका बी नंबर जो था, बी नंबर भी सेम उसी तरह से है, ये भी हम लोग को एसिडिक से है, ठीक है, कि किसका एसिडिटी ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है कि ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। उस समय क्या था, तो इथेनॉल और फिनॉल में कंपेयर किया गया था कि फिनॉल का ज्यादा एसिडिक होता है किसके तुलना में, तो इथेनॉल के तुलना में। ऐसा क्यों था, रीजन भी हम लोग देख लिए, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो रहा था। अब उल्टा क्वेश्चन ये हो गया कि उसमें फिनॉल का एसिडिक मात्रा क्या था, ज्यादा था किसके तुलना में, इथेनॉल के तुलना में। अभी क्या है कि फिनॉल का कम हो जा रहा है किसके तुलना में, तो ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनॉल्स। अभी एक चीज आ गया है, क्या चीज तुम्हारा, एक बार ऑर्थो या फिर पारा नाइट्रोफिनॉल्स जो होते हैं उसके तुलना में तुम्हारा जो सिर्फ फिनॉल होता है वो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। ऐसा क्यों, या फिर उल्टा पूछ सकता है कि ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल्स का क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है किसके तुलना में, फिनॉल का। तो आखिर ऐसा क्यों, तो तुम फिर सोचेगा कि उस समय तो फिनॉल का ज्यादा हो जा रहा था, अभी कम हो गया, और यहाँ पे देख रहा है अभी भी फिनॉल का ही बात कर रहा है, यहाँ भी फिनॉल है, लेकिन शर्त क्या है, सिर्फ यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग गया है एक जगह हम लोग को ऑर्थो में, और एक बार लग गया है पारा पे। चलो हम लोग स्ट्रक्चर से पहले कंपेयर करते हैं। फिनॉल के बारे में तुम समझ गए थे, अभी इसका समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार हम लोग फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, अभी इसको क्या बोल रहे थे, फिनॉल। अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में यहाँ पे NO2 लगा देते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये इसका हम लोग को जो एसिडिक होता है वो हम लोग को क्या होता है, ज्यादा होता है एसिड किसके तुलना में, तो सिर्फ सिंगल जो फिनॉल रहता है उसके तुलना में। ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पे देखो, इसका अगर अच्छा से छापेगा, ये जो NO2 है, NO2 इस तरह से दिखेगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या दिखेगा तुम्हारा, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पे दिखता है। अब इस तरह से दिखता है तो अब बताओ कि यहाँ पे क्या रीजन होता होगा, यहाँ पे देखोगे तो इसका क्या रीजन होता होगा। तो यहाँ पे देखो, जब ये हम लोग को टूटता है तो देखो इस तरह से होता है, ओ नेगेटिव जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव, तो न्यूट्रल हो जाता है। उसमें ये मत सोचना कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अरे नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, तो दोनों न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से है, तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेजोनेंस करने लगता है, खतरनाक रेजोनेंस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप के आने से। ये क्या होता है, NO2 जो होता है वो हम लोग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहने का मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा हम लोग को कंपाउंड या फिर वैसा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हम लोग को क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सो ये वाला जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो है इधर से करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो अब इसका देखो स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे तो तुम्हारा बना हुआ था डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या था, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा आ गया क्या चीज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ वाला चल गया तो वहाँ पे चल गया। अब देखो यहाँ से फिर एक स्टेप क्या होगा तुम्हारा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। अब देखो यहाँ पे डबल है तो ये डबल वाला को टूटना पड़ेगा, यहाँ पे चल जाएगा क्या चीज, नेगेटिव चल जाएगा। क्या चल जाएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, फिर से एक बार रेजोनेंस करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तो और कैसा बनेगा यहाँ पे। सो देखो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल सिंगल है, यहाँ पे तुम समझ रहे हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चल गया, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इधर जाकर तब रेजोनेंस करेगा उस तरह से। लेकिन अभी तुम देखोगे सिर्फ फिनॉल रहता था, क्या रहता था, फिनॉल। समझने की प्रयास करना, ठीक है।
अभी देखो ये जो फिनोल का जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव आता था, जो फिनोक्साइड आयन बनाता था, यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस करता था इस कार्बन का चेन में। कहाँ करता था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का चेन में। देखो वो लाइट कट गया था, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। हाँ तो क्या बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे देखो, जब तुम्हारा फिनोक्साइड आयंस रहता था तो यहाँ पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव जो घूमते रहता था वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के चेन में होते रहता था। लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप जब लग जाता है बेंजीन में, तो दिख रहा है तुम्हारा, फिर यहाँ से तो रिटर्न तो होगा, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ से आएगा डबल बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा, तब इधर से रेजोनेंस करते हुए आएगा तो कार्बन के चेन में तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ देख रहा है ये जो नाइट्रो ग्रुप रहता है वहां पर भी तुम्हारा क्या हो जा रहा है, रेजोनेंस होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी चलते क्या होता है, 2 स्टेप यहाँ से बढ़ जाने की वजह से ही क्या होता है, तो उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है उस आयंस का, जो वहां पे फिनोक्साइड आयंस जो बन रहा था उसका क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से जो तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, तो उसी वजह से जो तुम्हारा फिनोल्स होता है उससे ज्यादा वो क्या हो जाता है, एसिडिक मात्रा हो जाता है उसमें, ठीक है, एसिडिक हो जाता है। तो क्या तुम्हें पता चल गया कि आखिर क्यों ऑर्थो, अभी देखो तुम ऑर्थो वाला बात किया, अभी पारा पोजीशन में लगेगा तब भी तो तुम्हारा वही, यहाँ पे कार्बन पे आएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर नाइट्रो ग्रुप में फिर से वहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो फिर रिटर्न आएगा, तब फिर तुम्हारा कार्बन के चेन से घूमते जाएगा। तो ये दोनों एक ही जैसा है, एक बार ऑर्थो में लगा है, एक बार पारा में करेगा, तो सेम जैसे यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है उसी तरह से यहाँ पे करेगा। तो देखने में सिर्फ इतना देखो यहाँ पे कि जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिनोल था तो उस समय सिर्फ कार्बन का चेन में तुम्हारा क्या हो रहा था, रेजोनेंस करते हुए जा रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप लग जाता है तो उसमें ये जो नाइट्रो ग्रुप में भी तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है। तो एक स्टेप हम लोग को क्या होता है, बढ़ जाता है, और बढ़ जाने की वजह से ही क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाने के कारण से क्या होता है, उसका एसिडिक ज्यादा हम लोग को बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ऑर्थो और पारा नाइट्रोफिनोल जो होता है वो मोर एसिड होता है, एसिडिक होता है किसके तुलना में, तो फिनोल के तुलना में। ये रीजन समझ में आ गया। चलो तो तुम्हें फिगर उगर बना के दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 नंबर में आएगा तो उतना ज्यादा कौन करता है, ठीक है। तो इसी चलते सिर्फ रीजन को लिख देना, हालांकि तुम बना दोगे तो बहुत अच्छा बात है, इंप्रेस हो जाएगा और ज्यादा अच्छा से टीचर्स। और हालांकि उतना नहीं, क्योंकि रीजन लिखना था, रीजन लिख करके निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो रीजन वही लिखा, द नाइट्रो जिसको NO2 ग्रुप बोलते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा होता है हम लोग को, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है। आगे देखो, द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप in the ortho और para position decreases the electron density in the OH bond। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग क्या करता है, OH बॉन्ड का जो यहाँ पे होता है उसको मैं क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। कम क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, खींचने के बाद वहां पे रेजोनेंस वगैरह करता है। इसी चलते जब हम लोग यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को जब ऑर्थो और पारा पोजिशन में अगर हम लोग लगा देते हैं तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है OH बॉन्ड का वो हम लोग को डिक्रीज कर देता है। आगे देखो, एज अ रिजल्ट इट इज इजियर टू लूज अ प्रोटॉन। इसी चलते वहां पे लगाने के बाद हम लोग को क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है लूज करने के लिए क्या, प्रोटॉन, मतलब H+ डोनेट करने के लिए उसमें क्या होता है, बहुत ही आसानी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो वो अपने तरफ खींच के रखा रहता है क्या चीज, नेगेटिव चार्ज को। तो इसी वजह से वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को लूज करने में बहुत ही आराम होता है। Also the orthonitrophenolxide or para-nitrophenolxide ion formed after the loss of protons is stabilized by resonance। अब वहां पे जैसे नाइट्रोफिनोल जो रहता है, उन लोग हम लोग H+ डोनेट करने के बाद वो क्या बन जाता है, अगर ऑर्थो में तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड बन जाता है, अगर पारा में रहता है तो ऑर्थो मतलब पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड बना देता है। और वो क्या होता है, वो बहुत ही स्टेबलाइज हो जाता है, किसके कारण, तो रेजोनेंस के कारण, क्योंकि वहां पे देख ही रहता। तो इसी चलते हेंस ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। तो इसी वजह से तुम्हारा क्या होता है, तो ऑर्थो और नाइट्रोफिनोल मतलब कि नाइट्रोफिनोल्स जो होता है वो हम लोग को क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, किसके तुलना में, तो फिनोल के तुलना में। क्या तुम्हें समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा तरीके से तुम लोग को समझाएं, समझ में आ गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो था, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, 2017 में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है और इसको तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मे भी तुम्हारा क्वेश्चन घुस सकता है इस बार, ठीक है। तो इसी चलते इसको ज्यादा फोकस करके रख लेना, क्योंकि इस तरह का सवाल बनता भी है पूछना, ठीक है। तो इसी चलते इसको ध्यान में रखना। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। यहाँ पे हम लोग को 3 कन्वर्जेंस दिया गया है और इसको हम लोग को क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले बहुत आसान है, ये सारा चीज़ तुम लोग पहले भी पढ़ चुका है। अगर हमारा क्रैश कोर्स तुम लोग ज्वाइन किया होगा तो उसे डायरेक्टली तुम लोग सारा क्वेश्चंस को हल कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से तुम लोग को एक्सप्लेन भी किया गया था और समझाया भी गया था कि कैसे आकर इसको याद किया जाए।
फर्स्ट में क्या है देखो, क्लोरोबेंजीन से लाना है पारा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आखिर उसको लाना कहाँ से कहाँ है। क्लोरोबेंजीन इसको बोलते हैं, यहाँ से हम लोग को लाना किस में, सो देखो अब हम लोग देखना है पारा नाइट्रोफिनॉल है, पारा नाइट्रोफिनॉल देख रहा है क्या बोल रहा है, पारा नाइट्रोफिनॉल बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, OH है और पारा पोजीशन में हम लोग को क्या है, NO2 लगाना है। तो ये चीज हम लोग को लाना है। अब ये चीज हम लोग कैसे लाएंगे, सबसे पहले समझने की प्रयास करो। यहां से यहां लाने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तो एक उपाय है, या तो फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से NO2 ला लो, उसके बाद फिर Cl को हटा लो, या तो फिर Cl को हटा करके वहाँ पे मतलब कि OH लगा लो, उसके बाद तुम यहाँ पे करने जाओ। तो कहीं से भी जाओगे तो प्रोसेस वैसा ही लगेगा, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं करो, डायरेक्टली तुम क्या करो, सो देखो यहाँ पे 2 स्टेप में इसको, चलो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, इसको 2 स्टेप पे पहुँचते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, NaOH से यहाँ पे क्या करो, रिएक्शंस करा दो, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी कर सकता है, कर देना वहाँ से डायरेक्टली, और नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे कर दो। यहाँ पे एसिडिक माध्यम दे भी सकता था, नहीं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, OH नेगेटिव बनेगा और H प्लस बनेगा, ये डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, सो देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH और NaCl बाहर निकल जाएगा। अभी तुम्हें क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अभी ये क्या चाहिए तुम्हारा, फिनॉल है, क्या है तुम्हारा, फिनॉल। अब फिनॉल से फिर लाना है क्या चाहिए तुम्हें, नाइट्रोफिनॉल। तो अरे भैया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम बहुत बार पढ़ा है, इसमें क्या डालते थे यहाँ पे, तो HNO3 से कर दो, और वो भी कैसे हम लोग को कंसंट्रेटेड हम लोग यहाँ पे डालते हैं, और साथ ही साथ क्या डालना पड़ता है, तो H2SO4, और ये भी हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड हम लोग डालते हैं। ये रिएक्शन हम लोग बहुत बार पढ़ चुका है। ये डायरेक्टली जैसे करेगा फिनॉल में, डायरेक्टली तुम्हें क्या बन जाएगा, नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। और नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे 2 कंपाउंड बनता है, एक ऑर्थो और एक पारा। तो जो कि पारा पोजीशन वाला तुम्हारा क्या होता था, तो मेजर प्रोडक्ट होता था, और उधर जो ऑर्थो पोजीशन रहता है वो माइनर रहता है। और तुम्हें लाना भी क्या था, नाइट्रोफिनॉल, वो भी कैसा में, पारा में। तो पारा वाला तुम्हारा रहता है मेजर, तो ये चीज हम लोग को डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, हम लोग कैसे पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो अगर इसको हटा दे इस तरह से, तो तुम्हें समझ में आ गया कि रिएक्शंस किधर से चल रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो देखो बहुत आसान सवाल था, ये चीज तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुका था। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इसको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस भी जो है वो बहुत ही आसान सवाल है, ये भी तुम बहुत बार बना चुका है। कैसे, सो देखो, और ये जिससे नहीं बनेगा मतलब तुम्हारा एकदम तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विवेक है, और तुम्हें फिर से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और जिससे बन जाता है इसका मतलब बहुत तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बहुत आसान है। देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन बोल रहा है मतलब 3 कार्बन का, तो यहाँ पे लिख दो CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया हम लोग को, प्रोपेन हो गया। अब किसमें ब्रोमो लगा है, 2 पे, तो 2 पे मतलब एक हाइड्रोजन हट जाकर यहाँ पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, ब्रोमीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इससे जो हम लोग को लाना है वो किस में लाना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब कि इधर 1 पोजीशन में ले लाना है। तो इधर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसी को हम लोग बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? अब मैटर ये है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचा जाए। ये जो ब्रोमीन लगा है इसको हम लोग को यहाँ पे लगाना है। अब वो पॉसिबल कैसे है, तो तुम्हारे मन में एक काम चलना चाहिए, बोलेगा तुम कि यहाँ से क्या कीजिए सर, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, डबल बॉन्ड करने के बाद फिर से हम लोग एंटी मार्कोवनिक लगा देंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा था? अगर चल रहा था तो बहुत अच्छा, नहीं चल रहा था तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सारा रिएक्शंस, क्योंकि ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। बड़ा बड़ा रहता है रिएक्शन तो उसमें नहीं याद है तो मानते हैं, लेकिन ये सब छोटा छोटा हेलो एल्केन का सवाल है यार, इसमें भी तुम एकदम कंफ्यूजन कर रहे हो। बहुत सारा कन्वर्जन भी करवाए थे तुम्हारा एनसीईआरटी में, तो ये सारा बहुत बार रिपीट होता है। तो तुम किस तरह से तैयारी कर रहे हो, अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो उम्मीद है तुमसे बन गया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप में चलेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पहले डबल यहाँ पे OH लगा दो, और OH मतलब कि क्या करेंगे, अगर OH लगा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो बना लो, लेकिन 2 स्टेप क्यों करना, डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे KOH को ले लेंगे, वो भी कैसा, तो एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक जैसे लेंगे वैसे हम लोग को बदल जाएगा। अगर डाइल्यूट लेगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा, लेकिन एल्कोहलिक लेंगे तो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपीन। अब यहाँ से यहाँ तक लाना बहुत आसान है, कैसे लाएंगे जी, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस कर दो किसके साथ, तो HBr के साथ, लेकिन यहाँ पे डालना पड़ेगा तुमको पर ऑक्साइड। क्या डालना पड़ेगा,
पर ऑक्साइड, तब ये हम लोग को एंटी मार्कोनिक हो पाता है। बी आर कहाँ लगता है, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे बी आर लग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, तब फिर हम लोग को वो चीज़ बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा प्रोसेस, इसको हटा देगा तो तुम्हारा पूरा फाइनल कन्वर्जन होगा। हम लोग को पहुँचना था यहाँ से यहाँ तक, देखो कैसे पहुँचते हैं, यहाँ से पहले यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। देखो कितना आसान सवाल था, समझ में आ गया। चलो इसको स्क्रीनशॉट मार लो। चलो अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान सवाल है। ये तुम पढ़ा था कार्बाइल अमीन रिएक्शंस, क्या चीज पढ़ा था, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस में क्या है यहाँ पे, तो देखो तुम्हारा एनिलीन है। अब एनिलीन को हम लोग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन में क्या लग जाता है, NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या चीज बोलते हैं हम लोग, एनिलीन। यहाँ से यहाँ तुमको पहुँचना है कहाँ पे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे बोलते हैं जी, तो बेंजीन जहाँ पे हम लोग अभी लगाया था क्या चीज, तुम NH2 वहाँ पे लग जाता है क्या चीज, यहाँ पे क्या लग जाता है, NC लग जाता है। क्या चीज लग जाता है, NC। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब यहां से यहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता था, बहुत ही आसान रास्ता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, तो अमीन चैप्टर में तुम पढ़ा था कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। क्या पढ़ा था, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। यहां पे लिख दे, क्या लिख ही देते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस, ये चीज तुम पढ़ा था। ठीक है। अब ये कार्बाइल अमीन रिएक्शंस क्या होता था, जिससे डायरेक्टली वो चीज बन जाता है, तो तुम पढ़ा था। पढ़ा क्या था, तो यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शंस करते हैं, वो रिएक्शंस हम लोग डायरेक्टली किससे करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म। तुम पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म से रिएक्शंस कराते थे, और हम लोग लेते थे क्या चीज, तो KOH लेते थे। क्या लेते थे हम लोग, KOH। और उसके साथ हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली हम लोग रिएक्शंस करा देते थे। तो यहाँ पे तुम बोलेगा क्या चीज, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो क्या करेंगे, तो इसको अगर रिएक्शंस करा देगा किससे, तो CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और साथ ही साथ तुम किससे रिएक्शन करा देगा, तो KOH, जो कि क्या ले रहता है तुमको, एल्कोहलिक रहता है। और इसको अगर रिएक्शंस कराएगा तो साथ ही साथ तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड तुम्हारा बन जाएगा। तो ये था तुम्हारा यहाँ पे डाला। तो जो यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, इसको यहीं पे लिख देना ताकि तुम्हें अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या लिख देगा, तो यहाँ पे लिख देना CHCl3, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख देगा, KOH। और ये कैसा रहता है हम लोग को, एल्कोहलिक रहता है। ठीक है। तो ये चीज़ तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली लिखेगा, हो जाएगा। ठीक है। कार्बाइल अमीन को थोड़ा सा इधर लिख देना, इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है। तो ये रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। और इससे हम लोग क्या करते हैं, तो एनिलीन से डायरेक्टली जब भी 1 डिग्री अमीन रहता है, तो उससे हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आइसोसाइनाइड में। ये रिएक्शंस तुमको बार बार फोकस किए थे, और तुमको बोले थे कि इसको याद कर लेना। ये हम लोग को नेमिंग रिएक्शंस भी पूछता है, और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देख चुका है कि नहीं, कि वहाँ पे पूछा गया था। चलो तो इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो किस में पूछा था, 34 नंबर क्वेश्चंस में। यहाँ पर भी तुम्हारा रिएक्शंस दिया हुआ है, कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नंबर में देख रहा है, यहाँ पे बेंजीन है। बेंजीन में यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा क्या चीज है, तो एसिड क्लोराइड है, जिसको रिएक्शंस करा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो तुम इसको बहुत बार पढ़ चुका है। क्या बनता था यहाँ पे, तो बेंजीन में जाकर के COCH3 जाके जुड़ जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, तो देखो बेंजीन है, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या चीज, C+O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। ये चीज जुड़ जाता था। सेकेंड नंबर में देखो, ये रिएक्शंस में मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो बेंजीन दिया है, जो कि यहाँ पे बेंजीन होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड होगा, तब ये रिएक्शंस कंप्लीट होगा। अब ये जो बेंजोइक एसिड से एक बार रिएक्शन कर रहा है SOCl2 के साथ, उसके बाद फिर यहाँ पे रोजनमेंट रिएक्शंस कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सो देखो जब यहाँ पे बेंजीन में जब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे C+O और यहाँ पे OH था, तो यहाँ पे SOCl2 के साथ होता है, तो तुम जानता है कि यहाँ पे OH हटता है और यहाँ पे क्या लग जाता है, Cl। तो यहाँ पे तुम देख रहा है एसिड क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। अब इसमें देखो फर्स्ट बार में तो तुम्हारा ये चीज बनता है, उसके बाद सेकेंड में जब तुम रिएक्शंस करता है तो तुम्हारा क्या बनता है, देखो H2PD और यहाँ पे BaSO4 के साथ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रोजेनमंड रिएक्शंस। तो रोजेनमंड रिएक्शंस होता क्या था, यहाँ पे Cl को हटाता था और वहाँ पे क्या कर देता था, H लगा देता था। तो डायरेक्टली तुम इसका जो लगाएगा, जो तुम यहाँ पे कंपाउंड बनाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे बना दो क्या चीज, H, क्योंकि वो बनता तो एक स्टेप में, तो दोनों स्टेप एक ही बार करना है, तो इसी चलते प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, ये चीज बनेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये रोजेनमंड रिएक्शंस था। अब इसमें देखो सी नंबर में तुम्हारा क्या था,
तो यहाँ पे देख रहा है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है, उसको रिएक्शंस करा रहा है NaOH के साथ और CaO के साथ। तब ये हम लोग को क्या होता था, ये रिएक्शंस हम लोग पढ़े थे, उसको क्या बोलते थे, डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे क्या होता था, एक कार्बन घट के तुम्हारा क्या बन जाता था, अल्केन यहाँ पे बन जाता था। तो इसका कहने मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पे देखो CH3, अब यहाँ पे C डबल वो ई सब था, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, सिर्फ H। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, इथेन मतलब मीथेन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये रिएक्शंस यहाँ पे देख रहा है KMnO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे तुम पढ़ाए थे तुमको, तो उस समय बता रहे थे कि अगर कोई भी बेंजीन के साथ कितना भी कार्बन का चेन लग जाएगा, अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते हो KMnO4, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो ये सारी चीज तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे 2-3 कितनों तुम्हारा लंबा का चेन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, तुम्हारा बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शंस, ये है तुम्हारा आयोडोफॉर्म जो तुमको पढ़ना था अमीन्स चैप्टर में। यहाँ पे क्या होता है, सो देखो जब हम लोग कोई भी कीटोन को रिएक्शंस कराते हैं कोई भी हैलोजन ग्रुप के साथ, और उसमें अगर NaOH के साथ अगर रिएक्शंस करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, तो उससे हम लोग को क्लोरोफॉर्म बनता है, मतलब कि हेलोफॉर्म। जैसे कि यहाँ पे आयोडीन के साथ करें तो उसका बनेगा आयोडोफॉर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, सो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, तो CH3, ये सारी चीज तुमको नेमिंग रिएक्शन से, तो तुम्हें ये सारा चीज ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, O आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे सोडियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये CH3 और यहाँ पे आयोडीन मिलकर के क्या बना देता है, तो आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHI3। तो ये हम लोग को क्या होता है, आयोडोफॉर्म। क्या हो गया, आयोडोफॉर्म। और यही हम लोग को क्या बनता है, रिएक्शंस करके यहाँ पे जो हम लोग को प्रोडक्ट रहता है, वो प्रोडक्ट हम लोग को यही चीज हम लोग को बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज तुमको नोट कर लेना है। अब यही हम लोग को 5 रिएक्शंस था। देखो यहाँ पे मेनली जितने भी रिएक्शंस थे, सारा का सारा तुम्हें क्या चाहिए, नेमिंग रिएक्शन से। जैसे ये रोजनमंड था, ये डीकार्बोक्सिलेशन से था, ये तुम्हारा आयोडोफॉर्म से था। तो ये सारा चीज कंपाउंड को याद करने के लिए, मतलब कि ये सारा रिएक्शंस बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी रिएक्शंस उसको याद करना पड़ेगा, या तो फिर तुमको जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेनली जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं वो नेमिंग रिएक्शन से ही रहते हैं। ठीक है, कन्वर्जन पे रहते हैं तो वो भी नेमिंग रिएक्शन से ही रहते हैं, बाकी और भी हम लोग को जो रिएक्शन है उससे भी हम लोग को क्वेश्चन आता है। तो ये था तुम्हारा 2017 का, किसका था हम लोग को। तो आज जो हम लोग बात किए, वो हम लोग बात किए 2017 का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बार बार बोलते हैं, तुम्हारा 3 गो चैप्टर्स है, क्या क्या, एक है तुम्हारा पॉलीमर, एक है तुम्हारा क्या चीज, तो तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब, और तीसरा तुम्हारा क्या है, बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 3 गो चैप्टर्स है, इसको हम लोग चैप्टर्स वाइज वहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें ही उसमें जैसे 140 वीडियोज़ है, और उसी में तुम्हारा क्या है, PYQs डिस्कशन किया गया है। इसी चलते यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं, हेलो एल्केन हेलोरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स चैप्टर। तो ये चारों का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के अनुसार यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। बाकी ये जो 3 चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर्स का जब हम 140 वीडियोज को डिस्कस किए हैं, उसी दौरान हम क्या किए, उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो तुम वहां से भी देख सकते हो। और नहीं तो बहुत लोगों को बोलेगा कि हेडिंग तो रहता है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे चर्चा उसी को किया जा रहा है जो 4 चैप्टर है, 3 चैप्टर तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बस आज 2017 हो गया, कुछ दिन और हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे, उसके बाद फिर जितना हम लोग इधर फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, उसका क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद है तुम पहले मॉडल सेट क्वेश्चन का जो आया होगा, उसका जो सॉल्यूशन डाला गया उसको अच्छा तरीके से तुम लोग देखा होगा, क्योंकि तुम पहले भी देख चुका है कि 2022 में जो क्वेश्चन आया था, वो हम लोग को मेनली क्वेश्चन मतलब 100% क्वेश्चन जो था मॉडल पेपर से ही था। तो इस बार वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 80% तो उससे क्वेश्चन ही रहेगा। बाकी 20% के लिए आप पूरा नोट्स पढ़िए, पूरा रिवीजन कीजिए चैप्टर्स को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखिए, बस आपका 100% फिर तैयारी हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहला बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।